सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हाथ मत लगाइए, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, मेरे हाथ क्यों लगा रही? आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है? पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं? क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। सहारनपुर की घटना सिर्फ एक सांसद की कथित हिरासत की कहानी नहीं है, ये उस सवाल का आईना है जो आज देश का आम मुसलमान अपने दिल में दबाए बैठा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दोस्तों, जब जनता के चुने हुए मुस्लिम सांसद की आवाज़ को भी पुलिस दबा दे तो आम मुस्लिम की कौन सुनेगा? जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है, जब कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग महिला की फरियाद लेकर DIG कार्यालय पहुंची। तब शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इंसाफ मांगने की ये कोशिश खुद उनके लिए पुलिस कार्रवाई का कारण बन जाएगी। हम गए थे DIG साहब के पास, एक जो कार्रवाई मसाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम DIG साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। DIG साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर DIG साहब वहाँ से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे, तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं। अब साफ तौर से क्या लगता है आपको, ट्रैफिक विभाग को लेके आपको ले गए या कुछ DIG आप साहब लोग की भी तरफ वहाँ से पे हुआ? थे, ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी, हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहाँ कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहाँ बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन हम डरेंगे नहीं। इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं, ये मेरे लोग हैं। जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ ले आए हैं? अभी महिला थाना सहारनपुर में लेकर आए। आरोप है कि बुजुर्ग महिला अपने बेटे की मौत के मामले में न्याय मांग रही थी। सांसद इकरा हसन DIG अभिषेक सिंह से मिलने गई, लेकिन इकरा हसन का आरोप है कि DIG ने महिला की बात ठीक से नहीं सुनी और उठकर चले गए। इसके बाद सांसद बाहर खड़ी हुई, जहां पुलिस ने ट्रैफिक बाधित करने का आरोप लगाकर उन्हें महिला थाने ले जाकर करीब 10 मिनट तक बिठाए रखा। बाहर जाइए यहाँ से। तो उसके विरोध में अब हमें यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये शायद अधिकारियों की जागीर है ये सड़क, यहाँ बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के DIG ने कहा कि आप एप्लीकेशन उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पुलिस तैनात करके हमें डराया जा रहा है, अब गिरफ्तार करके मुझे ले जा रहे हैं। विवाद क्या हुआ है? पार्किंग को लेकर केवल क्या विवाद हुआ है? अभी वो तो ये बताएंगे क्या लेकर हुआ है। चलिए ठीक है, बात करें। चलो तो गिरफ्तारी हुई है आपकी? ये पूरा मामला केवल 10 मिनट की हिरासत का नहीं है, ये उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल है जिसकी बुनियाद संविधान ने जनता की आवाज़ पर रखी है। जी हाँ दोस्तों, भारत का संविधान सांसद और विधायक को सिर्फ राजनीतिक चेहरा नहीं मानता, वो जनता और सरकार के बीच का पुल मानता है और वो पुल होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की बात रखता है। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर एक सांसद किसी पीड़ित महिला की आवाज़ उठाने DIG कार्यालय जाए और उसे ही पुलिस हिरासत में ले लिया जाए तो आम आदमी का भरोसा किस पर टिकेगा? अच्छा, तो क्या बातचीत हुई थी आपकी यहाँ? नहीं, अपने ऑफिस में हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने।
तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप, अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर, मेरे हाथ क्यों लगा रही? दोस्तों, लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका सत्ता की सुरक्षा नहीं, कानून की निष्पक्ष रक्षा करना है। पुलिस का काम जनता को डराना नहीं, भरोसा देना होता है। भारतीय पुलिस व्यवस्था का मूल सिद्धांत यही कहता है कि पुलिस लोक सेवक है, शासक नहीं। सांसद इकरा हसन ने पुलिस अधिकारियों से कहा, जनता के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है और जनता न्याय मांगने आती है तो आप ऐसा बर्ताव करते हो। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी को कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। हम 6 लोगों का रिलीज करवा दो आप, नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो। या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये उस दर्द की आवाज़ थी जिसे आज देश का बड़ा तबका महसूस कर रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर निर्देश दिए थे। कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, लेकिन सहारनपुर की तस्वीर ने उन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए। अगर एक महिला सांसद ये आरोप लगाए कि उन्हें दबाव बनाने के लिए महिला थाने में बिठाया गया, तो लोकतंत्र में चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र संस्थानों की निष्पक्षता से चलता है। लोकतंत्र इस भरोसे से चलता है कि पुलिस, प्रशासन और कानून जनता की बात सुनेंगे। इस घटना के बाद जब इकरा हसन के समर्थक थाने पहुंचे, तब कथित तौर पर उन्हें छोड़ दिया गया। मैडम क्या बताया इन्होंने कि आपको क्यों लेके आ गए थे थाने? करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे। हाँ। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोती हुई डीआईजी के ऑफिस से निकली है। हाँ। ये इनकी तमीज है बात करने की। हाँ। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे, काम धंधा है। तो आप क्या कुछ इसमें आगे कुछ एक्शन लेंगे क्या? बता देंगे आप लोगों को, आपका सहयोग चाहिएगा। लेकिन असली सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या आज जनता की आवाज़ उठाना व्यवस्था के खिलाफ माने जाने लगा है? भारत का संविधान किसी नागरिक की पहचान धर्म से तय नहीं करता, लेकिन ज़मीन पर खड़े सवाल अक्सर यही महसूस कराते हैं कि मुसलमान अगर अपनी बात ज़ोर से कहे तो उसे पहले सफाई देनी पड़ती है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ इकरा हसन का नहीं जाता, ये उस आम मुस्लिम परिवार का मामला बन जाता है जो थाने, तहसील और सरकारी दफ्तरों में खुद को कमज़ोर महसूस करता है।
कोई नहीं जाएगा, बेच के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे रवैये की वजह से मामला हुआ, सारा खराबी है। हद से बाहर मत होइए। चलो कोई नहीं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत। लोकतंत्र में विपक्ष दुश्मन नहीं होता, विपक्ष जनता की बेचैनी का प्रतिनिधित्व होता है। अगर विपक्षी सांसदों की आवाज़ को भी दबाना, हिरासत और पुलिस कार्रवाई के जरिए नियंत्रित किया जाएगा तो सवाल केवल राजनीति पर नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर उठेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश चुनावी मोड में आएगा। राजनीतिक बयान, आरोप प्रत्यारोप तेज होंगे, लेकिन सत्ता और प्रशासन को ये याद रखना होगा कि कानून का डर अपराधी में दिखना चाहिए, फरियादी में नहीं। क्योंकि जिस दिन इंसाफ मांगने वाली आवाज़ें डरने लगें, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ किताबों में बचता है, ज़मीन पर नहीं। चलते चलते हम आपको सांसद में इकरा हसन की वो आवाज़ें भी सुना दें जो वो आम जनता के लिए उठाती रही हैं। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे? उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रीय गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी, बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है।
दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉरपोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं, और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है। ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा।